सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे आपके प्रश्नों की। ऋषि कुमार जी ने मेरे से कुछ प्रश्न पूछे हैं, व्हाट्सएप पर उन्होंने मेरे को भेजा है कि मुझे आपकी पुस्तकों में ये समस्याएं आ रही है। मेरी पुस्तकें ऋषि कुमार जी ने खरीदी है, डाक से मंगवाई थी, उनको प्राप्त हुई और कुछ समस्याएं उनने बताई है। उसके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे क्रमशः उनके जो भी प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न उनका है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर पंचांग सूर्योदय कालिक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऋषिकेश पंचांग, विश्वजीय पंचांग आदि, अतः ग्रह स्पष्ट 5:30 नहीं रहते हैं, ठीक है। अब मान ले मुझे 7 जनवरी 21 का दिनमान निकालना है। ऋषिकेश पंचांग में उस दिन का सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट दिया है तथा सूर्योदय 6:45 पर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखें, मैं लिखता हूँ कि आपको 6 बजे का सूर्य स्पष्ट चाहिए और सूर्योदय कालिक होने से 6:45 पर सूर्योदय है और 6 बजे का चाहिए। अब 45 मिनट बचेंगे, घटाएंगे तो 6 बजे को घटा देंगे क्योंकि 6:45 पर सूर्योदय है, तो 45 मिनट बचे, इसका 2.5 गुना कर देंगे तो 45 + 45 + 22.5, 45 का आधा 22.5 होता है। तो 30, 5 5 10 और 2 12, 12 के 2 हासिल 1, 4 4 8 2 10 और 1 11। अब आप देखेंगे कि 11 में से 60 घटाए तो 1 2 5 2 और 30। यहाँ आधे आधे से अधिक हों तो 1 यहाँ बढ़ा देंगे, तो 1 कला और 53 विकला। चूंकि ये बाद का सूर्य स्पष्ट है, इससे आप 6:45 के सूर्य स्पष्ट में से 1 कला 53 विकला मोटे रूप से घटा देंगे। सूक्ष्म गति का करने की कोई जरूरत नहीं है। विकला में 2-4 विकला अगर यहाँ अंतर भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है दिनमान साधन में। आपका ये प्रश्न का समाधान हो चुका होगा कि जो 6 सूर्योदय कालिक जो सूर्य स्पष्ट दिया है, 6:45 बजे सूर्योदय है, तो वो 6:45 का सूर्य स्पष्ट है, उसमें से 6 घटाएंगे, 45 बचे और 45 का 2.5 गुना किया तो 1 कला 53 विकला आया। इसको हम इस सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट में से घटा देंगे और यही अगर पहले का होता तो जोड़ देते। अगर 6 बजे के पहले होता 45 मिनट का अंतर तो जोड़ देते। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। फिर इसके बाद अयनांश जोड़ेंगे, उस सूर्य स्पष्ट में जो आएगा उसमें अयनांश जोड़ेंगे, सायन सूर्य करेंगे और सायन सूर्य करके विश्व दिनमान सारणी के उपयोग करके आप आराम से दिनमान निकाल लेंगे। दिनमान में 5 का भाग देंगे, सूर्यास्त आ जाएगा, उसको 12 में से घटा देंगे, लोकल सूर्योदय आ जाएगा। फिर उसको स्टैंडर्ड टाइम में बदल लें। इसके बाद आता है, वैसे तो इस संस्कार का मान अगर 2 कला भी हों तो दिनमान में मात्र 8 विपल का अंतर आता है, परंतु गणित को स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है, गणित को स्पष्ट रूप से ही आपको करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 आती है, आप अपने एक वीडियो में बताया है और मैं भी चरपल विधि से दिनमान निकालता रहा हूँ। सूत्र चरपल बराबर अक्षांश गुणित क्रांति भागित 5। चरपल बराबर अक्षांश गुणित क्रांति भागित 5। ये सूत्र आपका स्थूल जो है मान देगा, सूक्ष्म शुद्ध मान नहीं दे सकता है, स्थूल मान ही देगा, क्योंकि क्रांति और अक्षांश का सीधा गुणा करके 5 का भाग लगाएंगे तो वो चरपल अशुद्ध आएंगे। कभी शुद्ध आ जाएंगे, कभी अशुद्ध आएंगे, तो वो सूक्ष्म नहीं है। इस सूत्र में क्रांति भी 6 बजे की लेनी चाहिए। पूरे दिन में क्रांति तो 20-25 कला बदल सकती हैं मास के अनुसार, परंतु हमें कितने बजे की क्रांति लेनी चाहिए यह जानना चाहता हूँ। यह भी बताएं कि उतनी ही बजे की क्यों लें। क्योंकि सूर्योदय साधन कर रहे हैं तो सूर्य क्रांति
उसी समय की होनी चाहिए, 6 बजे की। 6 बजे की क्यों लें? बात सही है, 6 बजे मध्यम सूर्योदय माना गया है और शाम को 6 बजे मध्यम सूर्यास्त माना गया है। अर्थात जो भी क्रिया करें उस 6 बजे से करेंगे, चाहे उसमें 1 घंटा आगे पीछे सूर्योदय हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए हमें 6 बजे की ही क्रांति लेना चाहिए। यदि हम सूर्य क्रांति दिन में 12 बजे की लेंगे तो जो माना कभी कभी अल्प समय में जब चलती है सूर्य क्रांति, जब 0 डिग्री के नज़दीक होती है तो कम गति होती है, परंतु बीच में जाके ना, आगे जाके ना वो गति जो है तेज हो जाती है, 20-25 कला भी बढ़ती है। तो वो 20-25 कला का जो अंतर आ जाएगा उसमें 10 कला का अंतर आएगा या 5 कला का भी, तो वो सूर्योदय को स्थूल कर देगी। इसलिए सूर्य क्रांति हमेशा 6 बजे की लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, स्टैंडर्ड टाइम में किसी एक फिक्स्ड समय का ग्रह स्पष्ट हर अक्षांश के लिए समान ही होना चाहिए, क्योंकि ग्रह स्पष्ट तो भूकेंद्रीय होता है। कृपया बताएं यह सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। आप देखें कि श्री भादवा माता पंचांग, भादवा माता पंचांग, इसमें ग्रह स्पष्ट दिए रहते हैं प्रातः 5:30 के, तो वो पूरे भारत में 5:30 के ही ग्रह स्पष्ट होंगे। यही ग्रह स्पष्ट मार्तंड पंचांग में भी रहते हैं। तो मार्तंड पंचांग कुराली पंजाब से निकलता है, तो उसमें भी 5:30 के हैं। ऐसे ही आपके श्रीधर शिवलाल पंचांग निकलता है अजमेर के पास किशनगढ़ से, तो उसमें भी प्रातः पहले सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट देते थे वो, परंतु 2-5 सालों से मैंने देखा है पंचांग को, तो उसमें भी वो 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट देते हैं। वहाँ उनके पंचांगकर्ता से भी मेरी चर्चा होती रहती है, तो उनने बताया कि हम आजकल 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट ही देते हैं, क्योंकि इससे जनपत्रिका बनाने में सरलता हो जाती है। दूसरा, अब अगर इसकी जगह हम ये ले लेते हैं कि हमारे ग्रह स्पष्ट मान लो सूर्योदय कालिक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके ग्रह स्पष्ट हैं 6:44 के, स्टैंडर्ड टाइम का सूर्योदय दिया पंचांग में, तो वो पूरे भारत में 6:44 के ग्रह स्पष्ट होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीमच से एक पंचांग निकलता है निर्णय सागर, निर्णय सागर पंचांग में ग्रह स्पष्ट ईस्ट 00 की दिए जाते हैं, ऐसा लिखा होता है ईस्ट 00। ईस्ट 00 का अर्थ है कि वो सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट हैं। तो निर्णय सागर पंचांग में ग्रह स्पष्ट मान लो 00 के दिए हैं और उस दिन सूर्योदय है 6:30, तो वो सभी ग्रह स्पष्ट प्रातः 6:30 के हैं और पूरे भारत में 6:30 पर मान्य होंगे। इसमें कोई बड़ी भारी समस्या नहीं है। अगर कोई 5:30 के दे रहा है और कोई सूर्योदय कालिक दे रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ना उसमें। तो आप इस प्रकार से इसका निराकरण कर सकते हैं। अगर उपरोक्त सत्य है तो ऐसा क्यों है कि 2-3 पंचांगों में ग्रह स्पष्ट में अंशात्मक फर्क देखने को मिल रहा है, जबकि दोनों ही चित्रा पक्षी एवं दृग्गणित पर आधारित हैं, जैसे ऋषिकेश पंचांग और विश्वविजयी पंचांग में फर्क है? नहीं, वाराणसी से निकलने वाले अधिकांश पंचांग सूर्य सिद्धांत के आधार पर बनते हैं। अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि ये पंचांग यहाँ से निकलता है, तो ये दृग्गणित और दृश्य गणित एक ही बात है। दृक इन्हें दिखता हो, दृश्य इन्हें भी दिखता हो, तो दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो दृश्य गणित के आधार पर बनने वाले जितने भी पंचांग है उसमें भी 2 भाग है, एक तो केतकी ग्रह गणित और एक आपके दृश्य गणित और एक आपके प्राचीन गणित। प्राचीन गणित में भी कोई ब्रह्म सिद्धांत से बना रहा है, कोई करण कुतूहल से बना रहा है, कोई सूर्य सिद्धांत से बना रहा है, कोई ग्रह लाघव से बना रहा है, तो वो फर्क पड़ेगा।
तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि अगर करण कुतूहल है, ग्रह लाघव है, सिद्धांत शिरोमणि है, सूर्य सिद्धांत है, ग्रह लाघव, ब्रह्म सिद्धांत, इनसे अगर कोई पंचांग बना है तो उसके ग्रह स्पष्ट में और केतकी के ग्रह स्पष्ट में और दृश्य पद्धति के ग्रह स्पष्ट में अंतर आएगा। अब दूसरी बात, वर्तमान में ये जरूर सभी जान रहे हैं कि केतकी ग्रह गणित से पंचांग बना रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। केतकी ग्रह गणित के आधार पर एक ही मुंबई से पंचांग निकलता है, वल्लभ मनीराम पंचांग, वो केतकी ग्रह गणितम से है। बाकी जितने दृश्य गणित वाले कहते हैं कि हम केतकी से बना रहे हैं, वस्तुतः वो केतकी से नहीं बना रहे, वे बना रहे हैं नासा की फाइल को कन्वर्ट करके ग्रह स्पष्ट दे रहे हैं और उसी से पंचांग निर्माण कर रहे हैं। ये बात सत्य है। दृश्य पद्धति के पंचांग जितने भी बन रहे हैं, यदि उनको बाल पेन और काफी लेके बिठा दें कि साहब ये गणित करके आप बताओ कि कैसे आया, नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे सूत्र लगते हैं। चंद्र स्पष्ट में 45 सूत्र, 45 संस्कार करने के बाद चंद्र स्पष्ट होता है। ऐसे ही सूर्य स्पष्ट में भी लास्ट में जब ग्रह स्पष्ट हो गया तो फिर उसमें एई देना पड़ता है, एई का फार्मूला, एई उसमें भेजने के बाद वो ग्रह स्पष्ट में और अंतर आ जाता है। तो कुल मिलाकर हम इन पंचांगों की गणित नहीं कर सकते जहाँ तक कि उनको उस नासा वाली पुस्तकों का अध्ययन न हो। जो व्यक्ति नासा की पुस्तकों का अध्ययन कर चुका है वो ही अपने पंचांग को गणित द्वारा सिद्ध कर सकता है, और ऐसे भारत के अंदर मुश्किल से 2-3 विद्वान होंगे। और कोई ये कहता है कि नहीं मैं तो कर सकता हूं, तो वो अपने चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट को घटाए, चंद्र की गति में से सूर्य की गति को घटाए, अंतर जो आया है चंद्र में से सूर्य स्पष्ट को घटाने से उसमें से 12 का भाग लगाए तो गतिथि हो जाएगी। फिर उसको 12 अंश में से शेष फल बचा उसको घटा दें, जो बचा उसमें उसको कला में कर दें, कला में करके और 24 का गुणा करें, 24 का गुणा करके चंद्र में से सूर्य की गति घटा के उसका भाग लगा दें, और ग्रह स्पष्ट समय में सूर्य चंद्र स्पष्ट समय में उस मान को जोड़ दें, तो जो पंचांग में आपने तिथि का समाप्ति दिया है वो उससे मेल नहीं खाएगा। और मेल वो ही खिला सकता है जिसको हाथ से गणित करना आता हो। बाकी तो सब कोई न कोई कह देंगे कंप्यूटर से ही कर सकते हैं, कोई कहेगा कंप्यूटर में दशमलव दशमलव में अंक आते हैं तो उनका ये फर्क पड़ता है। वो सब बहानेबाजी है। अगर कोई ऐसा है तो आप कलम पट्टी दे या लीड कॉफी दें और गणित करा के टेस्ट कर लें। उसके बाद अगला प्रश्न आता है चौथा। इस वर्ष का श्री भादौ माता पंचांग व आपकी सारी पुस्तकें तो मिल गई, अगले वर्ष का पंचांग कब प्रकाशित करेंगे और क्या मैं सिर्फ पंचांग मंगा सकता हूं? वहां कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सी भी एक पुस्तक मंगा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी दोनों एक दूसरे की पूरक हैं और वो साथ में जाती है और 1100 रुपये में जाती है। आप सिर्फ विश्व सायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी मंगाएंगे तो 1100 रुपये की आएगी, और श्री भादौ माता पंचांग मंगाएंगे तो वो आप फिर समय पर जब पंचांग प्रकाशित हो जाए नवरात्रि में तो मुझे व्हाट्सएप करके और पूछ सकते हैं कि कितने में पड़ेगा, क्योंकि अभी कागज में भी बढ़ोतरी हुई है ना, वो सब तो अभी से मैं रेट नहीं बता पाऊंगा। परंतु आप सिर्फ भादौ माता पंचांग चाहते हैं तो वो 100 रुपये या 110 में मई डाक खर्च के आपके घर आ जाएगा, क्योंकि डाक खर्च ही 30 से 40 रुपये बन जाता है। तो 30 से 40 रुपये डाक खर्च में चला जाता है और 70 रुपये के लगभग या 80 रुपये के लगभग 70 से 80 रुपये का पंचांग पड़ेगा। तो सिर्फ आप भादौ माता पंचांग मंगाना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। भविष्य फल मार्तंड हर वर्ष प्रकाशित होती है, यदि वो मंगाना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगी। और विशोपका नयनम पुस्तक अलग से मंगाना चाहें तो वो भी आ जाएगी। जो आप चाहेंगे
वो आपको डाक से मिल जाएगी। परंतु डाक में एक विलंब जरूर होता है कि मेरे ज़्यादा पुस्तकें 4-5 ऑर्डर हो जाते हैं तब मैं भेज पाता हूँ, एक भेजने के लिए मैं कम ही जाता हूँ। अगला प्रश्न है 5वां। यह प्रश्न ना होकर सुझाव है कि आप इन विषयों पर वीडियो जरूर बनाएं जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग लाभान्वित हो सके। बिल्कुल साहब, आपके सुझाव के अनुसार ये वीडियो आप देख ही रहे हैं। दृश्य गणित या दृक गणित क्या है, इसका विस्तार में विवेचन एवं अन्य पंचांग विधियों से तुलना। आपने इसी विषय से संबंधित ग्रह लागवी सारणी आदि बनाकर दिखाई है, परंतु पूरा दृक गणित एक संपूर्ण टॉपिक की तरह करें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, दृक गणित का गणित तो मैं वीडियो बनाकर शायद नहीं डालूंगा। मैं ग्रह लाघव की विधि पूरी आपके लिए डाल रहा हूं और आप कहेंगे सूर्य सिद्धांत को ले सकते हैं अपन, टाइम मिला तो। मेरे पास क्या है, एक समय की अल्पता भी बहुत रहती हैं और कुछ चीज़ें गुरु करके ही सीखी जाए तो गुरु का महत्व भी बना रहता है। इसलिए मैं आपको ये शायद दृश्य गणित नहीं सिखा पाऊँगा। अगर यहाँ आते हैं तो अवश्य ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये दृक गणित सिखाऊं। परंतु दृश्य और दृक दोनों एक ही है, जो मैं पूर्व में बता चुका हूं कि दृश्य जो प्रत्यक्ष दिखता हो और दृक वही प्रत्यक्ष दिखता हो, तो इसमें आपका समाधान हो चुका होगा। मेरे द्वारा ऊपर पूछे गए प्रश्नों पर एक वीडियो दिनमान ज्ञात करने में सूर्य स्पष्ट एवं सूर्य क्रांति कब की लेनी चाहिए और क्यों। दिनमान ज्ञात करने में सूर्य स्पष्ट 6 बजे का लेना चाहिए और सूर्य क्रांति भी 6 बजे की ही लेनी चाहिए, प्रातःकालिक। शास्त्र सम्मत क्या है और अगर हम यह गलती करते हैं तो कितना फर्क पड़ सकता है लग्न स्पष्ट में। अगर यहाँ गलती करते हैं तो आप खुद ही 1 मिनट का अंतर करके लग्न स्पष्ट करके देख लीजिए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि 1 मिनट सूर्य उदय में अगर गलती करें तो जन्म पत्रिका में कितनी अशुद्धि आती हैं। और लग्न स्पष्ट में फर्क पड़ने से आपका नवांश बदल जाएगा। नवांश नहीं बदला तो त्रिशांश है, षष्ठ्यांश कुंडली है, ये तो बदल जाएगी। तो इसलिए आपको 1-1 मिनट का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार ग्रह स्पष्ट अलग अलग पंचांगों में क्यों हैं जबकि वे चित्रा पक्षी या समान पद्धति अपना रहे हैं। भूकेंद्रीय ग्रह स्पष्ट और क्यों ग्रह स्पष्ट एक समान रहता है एक समय चाहे जो भी अक्षांश हो, इसी प्रकार क्रांति भी अक्षांशों के लिए समान क्यों है, यह आपसे बेहतर बहुत कम लोग समझा पाएंगे। ठीक है, ये जो है पंचांग जितने भी बन रहे हैं उनमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि या तो ग्रह लागवी बन रहे हैं, मकरंदी बन रहे हैं या सूर्य सिद्धांती बन रहे हैं। तो इन में से एक पद्धति से, एक केतकी से बन रहा है और उसके बाद दृश्य पद्धति से बन रहे हैं। अब दृश्य पद्धति की तो सीधी कोड की हुई फाइल आती है और उसको कन्वर्ट करके और काम में ले लेते हैं, तो ये जो है आप इसको नहीं सीख पाएंगे। चित्रा पक्षी अयनांश में भी और संस्कार होते हैं, जैसे एक तो मध्यम अयनांश साधन करना, मध्यम से फिर उसमें कालांतर संस्कार के बाद उसमें एक संस्कार और होता है जो एक पेंडुलम की तरह वो चलता है, वो वाला संस्कार है। तो वो सारे संस्कार होने के बाद ही अयनांश स्पष्ट और शुद्ध आते हैं, क्योंकि कभी कभी 17 कला ऋण तो कभी कभी 17 कला प्लस में चला जाता है वो मान, और वो राहु के आधार पर विचलित होता है, उसको कहते हैं धुनन संस्कार। ये पेंडुलम वाला जो संस्कार है इसको धुनन संस्कार कहते हैं और धुनन संस्कार हमें करना होता है। अब जो ग्रह स्पष्ट हैं, भूकेंद्रीय ग्रह स्पष्ट और क्यों ग्रह स्पष्ट एक समान रहते हैं। भूकेंद्रीय ग्रह स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट एक ही बात होता है। भूकेंद्रीय अर्थात पृथ्वी के केंद्र से बनने वाला उसका कोण, अर्थात पृथ्वी के केंद्र से कितने डिग्री पर हैं, इसलिए वो एक समान रहेंगे। दूसरी बात आती है कि आपने पूछा सूर्य क्रांति।
सूर्य क्रांति क्यों एक समान रहती है उस पर भी बताता हूं मैं कि ये जो सूर्य क्रांति है वो ये आकाश मंडल मान लेते हैं। आकाश मंडल में ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये हमारा केंद्र है, आकाशीय केंद्र। अब सूर्य ठीक यहां चमक रहा है तो वो उसकी क्रांति होगी 0। आप ये समझ लें कि हम पृथ्वी पर नापते हैं दूरियां किलोमीटर में, और आकाश मंडल की जितनी भी दूरियां हैं वो सब अंश में नापी जाती हैं। तो जब वो यहाँ से इधर उत्तर की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाता है तो हम कहते हैं सूर्य की उत्तराक्रांति है। सायन सूर्य जब मेष पर प्रवेश करता है, सायन मेष पर सूर्य जब आता है तो सूर्य की क्रांति 0 होती है। अब वहां से वो बढ़ना चालू हो जाती है। इस प्रकार ये सायन सूर्य जब मेष पर आएगा तो ठीक यहाँ चमकेगा। जिस दिन 0 डिग्री होगी उस दिन सूर्य यहाँ चमकेगा। अब यहाँ से वो इधर चलेगा, इधर चला तो 24 अंश तक वो इस मूल लाइन से उत्तर की तरफ चला जाएगा। वैसे अभी 24 अंश नहीं है, 30 के लगभग है, 23.5 के लगभग है, और 23.5 के भी अंदर जा चुका है। 23, 26, 25, 26 के लगभग हैं। इसका विस्तृत यदि आप चाहते हैं कि कितने डिग्री सूर्य इधर जाएगा और कितना इधर जाएगा, तो उसके लिए विश्वोपकानयनम जो मेरी पुस्तक है उसमें प्रति वर्ष के 250 वर्षों की सूर्य क्रांति इधर कितनी जाएगी, इधर कितनी जाएगी वो लिख रखा है। तो यहाँ से मेष संक्रांति 1, 2 और 3, जैसी 4 चौथी संक्रांति लगी 4, 5, 6 में यहाँ टच हो जाएगी और यहाँ 7वीं संक्रांति लग जाएगी। 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आप देखेंगे कि 3 संक्रांति में उत्तरायण रहता है, उत्तर की तरफ सूर्य रहता, उत्तर गोल में रहता है। उत्तरायण तो यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो 3 सूर्य में तो उत्तर गोल में रहता है वो सूर्य यहाँ से, और 3 में उत्तर में, और फिर 3 वापस रिटर्न होता है तो 6 राशि में उत्तर में रहेगा, और ऐसे ही 3 में दक्षिण में, और वापस 3 में रिटर्न होगा तो 6 राशि में दक्षिण में रहेगा। तो 6 राशि में सूर्य दक्षिण में, 6 में उत्तर में रहेगा मूल बिंदु से। तो जो क्रांति माना कि यहाँ पर वो 20 डिग्री दूरी पर आ चुका है मूल रेखा से, तो सूर्य क्रांति 20 डिग्री होगी, वो इस मूल बिंदु से होगी। तो पूरी पृथ्वी के लिए सूर्य क्रांति 20 डिग्री ही होगी। अब आप समझेंगे कि जब मिथुन के लास्ट अंश पर जाता है सूर्य और कर्क पर प्रवेश हो जाता है सायन सूर्य, तब उसका दक्षिणायन हो जाता है, अर्थात वो दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ हो जाता है उत्तर से। जहां तक मिथुन संक्रांति है वहां तक वो उत्तर की तरफ ही रहेगा, और जैसे ही कर्क संक्रांति लगी वो दक्षिणायन हो जाएगा, और दक्षिणायन होने के बाद वो दक्षिणायन चलेगा धनु संक्रांति तक। जिस दिन धनु संक्रांति समाप्त हुई और मकर संक्रांति प्रारंभ हुई, मकर राशि पर जिस दिन सूर्य प्रवेश हुआ उस दिन जो है हमारी उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। उत्तरायण प्रारंभ होने से सूर्य उत्तर की ओर चलेगा और यहां से यहां तक उत्तर में चलेगा। अब उसके बाद जैसे कर्क पर पहुंचा, कर्क लगी और वापस दक्षिणायन होगा, जो ये दक्षिणायन रहेगा। अब गोल क्या है, जैसे ही सायन में संक्रांति हुई वो उत्तर गोल में प्रवेश हो जाता है, मतलब 2 गोल है। ये देखें, यहां से उत्तर और यहां से दक्षिण। हम पृथ्वी पर भी देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है, वैसे ही 2 गोल उत्तर ऊपर आकाश मंडल में भी हैं। तो ये देखें कि जिस दिन मेष संक्रांति प्रवेश होती है उस दिन सूर्य उत्तर गोल में प्रवेश होता है, और वो 3 राशि जाने तक उत्तर में रहता है, और फिर 3 राशि आने तक उत्तर में ही रहता है,
और जिस दिन तुला संक्रांति लगी उस दिन उसका दक्षिण गोल प्रवेश हो जाता है, अर्थात क्रांति दक्षिणा हो जाती है। जिस गोल में सूर्य चल रहा है वो ही क्रांति कही जाएगी। जैसे उत्तर गोल में सूर्य है तो उत्तरा क्रांति, दक्षिण गोल में सूर्य है तो दक्षिणा क्रांति। अब आप देखेंगे कि जिस दिन में सायन में संक्रांति लगी उस दिन से क्रांति उत्तरा प्रारंभ होगी, फिर वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जिस दिन कर्क संक्रांति लगी उस दिन परम होगी और फिर घटती जाएगी और यहाँ आके जीरो हो जाएगी। अर्थात जिस दिन दक्षिण गोल प्रवेश होगा, तुला संक्रांति लगी और दक्षिण गोल प्रवेश होगा, दक्षिण गोल प्रवेश हुआ और दक्षिणा क्रांति हो जाएगी। जो धनु 3 राशि तक दक्षिणा रहेगी और फिर 3 राशि उत्तर में आएगा, वहां तक दक्षिणा रहेगी, और जिस दिन मेष संक्रांति लगी उस दिन उत्तरा क्रांति हो जाएगी। ये दक्षिणा क्रांति, ये उत्तरा क्रांति। अब देखेंगे कि 3 और 3 6 राशि में उत्तरा क्रांति रहेगी और 6 राशि में दक्षिणा क्रांति रहेगी। और गोल आपको समझ में आ चुका है, उत्तर गोल दक्षिण गोल, दक्षिणायन यहां से, उत्तरायण यहां से, उत्तर गोल यहां से, दक्षिण गोल यहां से, और जो गोल है वो ही सूर्य क्रांति है। अर्थात मेष से लगाकर मेष संक्रांति के प्रवेश से तुला संक्रांति के प्रवेश तक उत्तरा क्रांति रहेगी, और जिस दिन तुला संक्रांति प्रवेश हुई वहां से लगाकर मेष संक्रांति प्रवेश होने तक दक्षिणा क्रांति रहेगी। प्रत्येक ग्रह की ऐसी ही क्रांति होती है, परंतु सूर्य क्रांति वृत्त पर ही भ्रमण करता है, इससे इसका क्षर नहीं होता है। अन्य जो ग्रह हैं सूर्य को छोड़कर, सूर्य में भी क्षर होता है पर वो स्वल्प होता है, अत्यल्प। भारतीय जो पंचांग निर्माण के ग्रंथ हैं उनमें नहीं बताया गया ये, परंतु जो वेद सिद्ध जो विदेशी गणित आई है उससे उनने बताया कि वो भी थोड़ा विचलित हो जाता है क्रांति व्रत से, पर वो अत्यल्प होने से उसका क्षर नहीं लिया जाता है। अब अन्य ग्रह जो हैं उनका क्षर भी होता है, उसको जाना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, परंतु वो इस पथ से विचलित होकर यहाँ आ जाता है, और यहाँ आ जाता है तब उसका संस्कार सूत्र के द्वारा जो है ये निकालते हैं, और फिर पता चलता है कि वास्तव में वो ग्रह यहाँ है और उसकी क्रांति ये है। उसमें क्षर संस्कार करने से ग्रह की क्रांति आती है। तो चंद्र का क्षर 9 कला तक होता है, तो वो 24 और 9 33 32 क्रांति तक पहुंच जाता है। तो चंद्र 28 क्रांति तक उसकी हो जाती है, 28 29 तक हो जाती है। तो चंद्र कितना उधर जाएगा कितना इधर आएगा उसके ऊपर तो अपन जब चंद्र को पढ़ेंगे तब इस पर बात करेंगे। वो 33 दूर हटेगा या नहीं हटेगा, 28 ही हटेगा या कम हटेगा, उस पर चर्चा हम इस बिंदु पर नहीं करेंगे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।